Hello, champs. So, I hope you all are doing very nice and enjoying with your this duration and also studying a lot. Yes, I am coming after a break. So, here I am going to continue with that session only. Chapter number 3 of third book, class 12, financial statement analysis. A part of that, this chapter is also important for the BCom final year because it is over there also financial statement, comparative and common size statement. In the BBA also this chapter is there. सो आज हम कंटिन्यू करेंगे इस सेशन के अंदर और इस सेशन के अंदर हम आपको बता दें कि इस सेशन के अंदर बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन होना चाहिए, तो वो कंपैरिजन कैसे होना, क्या होना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टूल्स के बारे में, तो देखो डेफिनेशन सबसे पहले आपकी दे रखी है। मैंने उस चैप्टर में लास्ट चैप्टर में आपको सिखाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब कि कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का पीएनएल। ये चैप्टर नंबर 1 में हमने फॉर्मेट के साथ डिस्कस किया था। अब उसी के कनेक्शन में हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ कंपैरिजंस कैसे किए जा सकते हैं, वो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसके क्या लिमिटेशंस है, वो पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया था। अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 है जो प्रैक्टिकल सेशंस को कनेक्ट करेगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट में फटाफट पुरानी चीज़ों को आज पहले रिविजन करेंगे। तो आज हम जो काम करेंगे सिर्फ बेस पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपको दे रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दीज आर द फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड इंक्लूड बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अलॉन्ग विद द नोट्स टू अकाउंट्स। देखो सीधी सी बात, अगर सिंपल डेफिनेशन है, इसमें क्या बोला गया कि ये फाइनल अकाउंट्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग पीएनएल बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, और साथ में इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी क्लेरिफिकेशन चाहिए, जितना भी क्लैरिफिकेशन हमको रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। मतलब क्या होता है नोट्स टू अकाउंट्स? ये एक डिटेल शेयर करता है। ये एक्चुअली मैं आपको इस चीज़ को प्रैक्टिकल्स के साथ में बताऊंगा कि नोट्स टू अकाउंट्स होते क्या हैं। तो ये एक बार इतना समझो कि ये एक डिटेल शेयर करता है कि मान लो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है उसके पास में रिजर्व्स है, तो उसके पास कितने रिजर्व्स हैं, किन किन नाम के रिजर्व्स हैं, कितनी वैरायटी के रिजर्व्स हैं, उनका यूज़ कैसे होता है, क्या रीज़न, कितना ओपनिंग रिजर्व्स था, कितना क्लोजिंग रिजर्व्स था, कितना एडिशन हुआ है इस साल का, वो सब कुछ नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया रिजर्व का, ऐसे बहुत सारी दूसरी चीज़ों के भी हम नोट्स टू अकाउंट्स बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो इस चैप्टर में हम लोग 2 टूल्स डिस्कस करेंगे। बाकी के टूल्स जो रेशियो है और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सेपरेट चैप्टर्स है जो सेपरेटली हम लोग पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में सबसे पहला बोला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें फर्स्ट बोल रखा है हम लोग इसमें 2 तरह के स्टेटमेंट बनाएंगे, कंपैरिजन बैलेंस शीट का और कंपैरिजन पीएनएल का। दूसरा होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसके अंदर भी हम लोग 2 तरह के स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा, पीएनएल को हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, पीएनएल को हम लोग इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी बोलते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट इट इज़ एन स्टेटमेंट, सीधी सी बात है, अगर मैं आपको कंपैरिजन के नाम से बोलूँ तो मैं अगर ये बोलूँ कि मेरी सेल जो थी वो आपकी 2.5 थी, कब? 2019 में, ठीक है। अब 2020 में मेरा सेल हो गया 3 करोड़ का, ठीक है, ये 2.5 करोड़ थी। तो आप क्या बोलोगे, सर मेरी सेल इंक्रीज हुई कितने से? 0.5 करोड़ से। तो ये जो आपने की कैलकुलेशन क्या किया, सिंपली कंपैरिजन किया। तो हम भी ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंपेयर करने वाले हैं। अब यहाँ जो आपकी पहली डेफिनेशन है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, जो इंक्लूड करता है वापस आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव पीएनएल। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू कंपेयर द इंडिविजुअल आइटम। अगेन मैं वापस बोल देता हूँ, इंडिविजुअल आइटम का मतलब क्या होता है? जैसे सेल हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस हो गया, अदर इनकम हो गया। तो हम लास्ट ईयर और करंट ईयर 2 डाटा हमारे सामने होगा, हम हर एक आइटम को इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे, ये नहीं करेंगे हम क्या करने वाले हैं? सेल्स को, लास्ट ईयर की सेल को ही
करंट ईयर की सेल से कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस को ही करंट ईयर के एक्सपेंसेस से कंपेयर करेंगे, अदर एक्सपेंसेस को अदर एक्सपेंसेस से कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर की अदर इनकम को करंट ईयर की अदर इनकम से कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट का डेफिनेशन हुआ। इसमें क्या बोल रहे हैं, two or more years of the company and the account of the each component of the financial is placed side by side and difference is ascertained which is shown by the percentage on the basis year। अब हम लोग ये डेफिनेशन को अगर मैं समझूँ तो इसको ऐसे समझो कि मेरे सामने बैलेंस शीट है, सबसे पहले लाइबिलिटी आती है, क्योंकि हमारा जो वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले लाइबिलिटी आती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। सपोज मेरा करंट ईयर का लाइबिलिटी जो है वो 2 करोड़ है और लास्ट ईयर की लाइबिलिटी है मेरी 1 करोड़, तो आप क्या बोलोगे, मेरी लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हुई, 1 करोड़ से। अब ये जो डेफिनेशन की लास्ट लाइन बोल रही है कि इसको हम क्या करेंगे, करंट ईयर के डाटा को लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, उसका चेंज रखेंगे, उस चेंज का फिर हम परसेंटेज निकालेंगे। तो चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो हमारे सामने क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे 100% लाइबिलिटी लास्ट ईयर से चेंज हो गई है। तो भाई पहले 1 थी, अब 1 की दुगुना हो गई, तो ये 100% क्या हो गया कि भाई 1 पहले लाइबिलिटी थी, अब इक्वल टू 1 करोड़ ऑल्सो ऐड हो गया, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई, 2 करोड़ हो गई। तो ये हम लोग ईच कंपोनेंट को कंपेयर करने के साथ साथ में उसको परसेंटेज फॉर्म में प्रेजेंट करने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बोलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाए सर, ये फालतू का काम क्यों करें। तो सबसे पहला काम बोल रहा है कि टू नो द नेचर ऑफ चेंज इन्फ्लुएंसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या ऐसे चेंजेस हैं जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को पूरा डिस्टर्ब और चेंज करके रख देते हैं, कौन सा ऐसा फैक्टर है। अब कई बार क्या होता है, बिजनेस के अंदर सब चीज़ें अच्छी चल रही होती है, ऑल ऑफ द सडन एक फैक्टर में डिक्लाइन आता है या कोई एक फैक्टर वीक होता है। फॉर एग्जांपल सेल तो बढ़ती जा रही है सर, पर फिर भी हम लॉस में जा रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है कि आपके एक्सपेंसेस सेल की इंक्रीज होने के दुगुने प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं। तो आप एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हो कि आपके एक्सपेंसेस के कारण आप लॉस में जा रहे हो। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पीएनएल हमारे सामने ये सारी चीज़ें लाके रखता है कि भाई बॉस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, या जिस प्रपोर्शन में तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है उसके प्रपोर्शन से आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं या कम बढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें कौन लाके देता है हमको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाके देता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑब्वियस है। अब अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ, डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालाइज इन द स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ द सेम टाइम ग्रुप्स ऑफ द आइटम्स computed items in 2 or more balance sheet of the same business enterprises on a different dates। देखो डेफिनेशन पढ़ के तो बहुत गुस्सा आता है कि यार ये क्या लैंग्वेज लिखी है, बट इसको मैं सिंपली बोलूँ तो देखो 2 अलग अलग डेट पे, यानी कि वही वापस बात आ गई करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, 2 अलग अलग डेट पे हमारे सामने लाइबिलिटी भी दे रखी होगी, हमारे सामने एसेट्स भी दे रखी होगी। हम इनका कंपैरिजन करते हैं, इसका चेंज निकालते हैं, इसका परसेंटेज निकालते हैं और मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट बना के फॉरवर्ड करते हैं कि सर ये हमारा ओवरऑल हमारा कंक्लूजन निकला है। तो ये जो हम चीज़ें करते हैं इसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इन द सेम वे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस shows the operating results of number of accounting period so that the change in the data in the terms of the money and percentage from one period to another be known। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल। जब ये आपकी बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है तो ये आपके कमाई के सोर्स को, मेन जो जड़ है बिजनेस की, कि भाई जो हम करेंगे जिससे हमारा बिजनेस की वेल्थ इंक्रीज होगी, तो वो सब चीज़ों को सामने रखता है कि भाई बिजनेस का ऑपरेशन जो है, जैसे मेरा बिजनेस है शूज़ में बनाने का और बेचने का, तो मेरे शूज़ बनाने से और बेचने से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मेरी सेल प्लस हो रही है कि माइनस हो रही है, मेरे एक्सपेंसेस प्लस हो रहे हैं कि माइनस हो रहे हैं, ये सब चीज़ें कौन देता है, हमारा कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस देता है। और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा फॉर्मेट देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ आपको पूरा फॉर्मेट अगेन वही फर्स्ट चैप्टर वाला सामने आया है। यहाँ पे फॉर्मेट पूरा दे रखा है, फॉर्मेट में पूरा का पूरा आपको करंट ईयर, प्रीवियस ईयर दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है और
आपको नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है। ये फॉर्मेट मैंने वापस इसलिए डाला है ताकि तुमको समझ में आ सके। अच्छा, ये नॉर्मल बैलेंस शीट है, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट नहीं है। उसी तरह से ये नॉर्मल पीएनएल है, कंपैरेटिव पीएनएल नहीं है। उन दोनों के फॉर्मेट्स में अब आपको डालूंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक बार, कई बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि स्टिल हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है, तो उससे सबसे पहले मैं आपको इनके एक एक आइटम्स को सब हेड करेंगे। जैसे कि अगर एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई क्या तो मेन हेडिंग है, क्या आइटम है, और क्या उसकी सब हेडिंग है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेन हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर मैं बोलता हूँ जनरल रिजर्व, और वो किस में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब आपको यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, कई बच्चों को ये डाउट था कि हम शेयर होल्डर फंड में किसको कैसे और किस तरह से क्लासिफाई करें। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें आती है, तो उनको कैसे लिखें। जैसे अदर करंट लाइबिलिटीज़ है, तो सर इसमें क्या आता है और कैसे लिखेंगे हम, तो वो सारे क्लैरिफिकेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सारे वो डिटेल में नोट्स डालने वाला हूँ। तो ये आप लोगों को आज अच्छे से रीड करना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पीएनएल। अच्छा, कंपैरेटिव पीएनएल भी वापस वही रिपीट वाला है, वही वापस आप देख सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और सारी चीज़ें डाली है। मैंने यहाँ पे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि यहाँ पे हमको सर ये बैलेंस शीट बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको ये पहले एक बार अच्छी तरह से इस बैलेंस शीट का फॉर्मेटिंग समझाने वाला हूँ, और आपको फॉर्मेटिंग समझाने के बाद इसका एक न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। उसके बाद में हम लोग कंपैरेटिव ऑफ बैलेंस शीट, कंपैरिजन ऑफ पीएनएल करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को वापस एक बार शॉर्ट में रिवीजन हो जाए। तो आप लोगों को आज ये क्या करना है, इस पूरे लेक्चर को अच्छी तरह से व्यू करना है, देखना है, समझना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो मुझसे आप पूछेंगे। अच्छा, ये नोट्स अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो यू कैन मेल मी, ठीक है, आई विल फॉरवर्ड यू ऑन योर मेल आईडी। मेल आईडी मेंशन इनटू द bio. Just go and check it out, and if you like the video, you know what you have to do. Thanks and have a wonderful day. Keep smiling.